तो जय हिंद सभी भक्तजनों को। अब हम आ गए हैं पॉलिटी के लेक्चर 3 पे। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से लेके 2025, यानी कि टोटल 12 साल सीडीएस के 22 अटेम्प्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले की सीरीज में हमने पॉलिटी के पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं सीडीएस के। और एक साइमल्टेनियसली सीरीज आपकी चल रही है सीएपीएफ एसी की। यहाँ पे भी हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं 2012 से लेके 2025 तक। सीडीएस एस्पिरेंट्स के काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, भैया कवर कर ले। ठीक है। अब बायोलॉजी लेक्चर 3 में हमारा आता है पूरा ह्यूमन बायोलॉजी, यानी कि सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन आता है। ह्यूमन ब्रेन के बाद में आता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का ढांचा, जॉइंट्स, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी की कैविटीज, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है उसके बाद, ब्लड, प्लाज्मा एंड अदर थिंग्स। ठीक है। एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारा आएगा ह्यूमन टीथ, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको स्कूल में ज्यादातर स्किप कर देते हैं बट बहुत नेसेसरी है पढ़ना। और फिर उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड सबसे लास्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ये पार्ट होता है आपका ह्यूमन बायोलॉजी का। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अराउंड 60-70 क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग में चार कौन से ह्यूमन ब्लड टाइप्स होते हैं। देखो भैया, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका होता है, ये किस चीज पे बेस्ड होता है? ये बेसिकली बेस्ड होता है कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, है ना, ए या फिर सॉरी ए और बी एंटीजन्स जो रहते हैं उनकी प्रेजेंस की बेसिस पे, है ना। जैसे ए की बात करें तो इनके पास ए एंटीजन है इनके सरफेस पे। ठीक है। बी की बात करें तो उनके पास बी एंटीजन है। ए बी की बात करें तो उनके पास ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं। और ओ की बात करें तो उनमें ना तो ए ना तो बी एंटीजन्स होते हैं। ये चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे। ठीक है। यानी कि ये आपका फिजिकल मेकअप बनाते हैं ब्लड ग्रुप्स का, जो कि हम ब्लड टाइपिंग और ट्रांसफ्यूजन में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सबसे फिट कौन सा बैठ रहा है, वो बन रहा है ए बी, मतलब बी वाला ऑप्शन, जिसमें ए बी और ओ दे रखे हैं। ठीक है। मतलब यही तो हमारे फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो ब्लड टाइपिंग और ट्रांसफ्यूजन पे बेस्ड होते हैं, एबीओ वाले पे। ठीक है। अब उसके बाद में आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन बींग्स में कौन सा पार्ट नहीं होता? बहुत कितना मतलब आसान है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो ये आपका वो पर्टिकुलर सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को नरिश करता है, स्पर्म को वॉल्यूम देता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। टेस्टिकल्स यानी कि टेस्टिस की बात करेंगे तो ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्लस ये टेस्टोस्टेरोन जो रहता है उस वाले हार्मोन को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो सपोर्ट करता है। ठीक है। स्क्रोटम की बात करेंगे तो स्क्रोटम वो पाउच होता है जहां पर टेस्टीज रखे हुए होते हैं, है ना, उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, है ना। ये लोअर नैरोअर पार्ट होता है यूटेरस। देखो ये यूटेरस है, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो सर्विक्स हो जाता है, जो उसको आउटर वेजाइना के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। सीडीएस 2025 का ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से डिफरेंट पार्ट्स जो है वो ह्यूमन ब्रेन के पार्ट हैं। देखो ह्यूमन ब्रेन को एनाटॉमिकली 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा रहता है फोर ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन रहता है आपका, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, लाइक सेरिब्रम आ जाता है। ठीक है। थैलेमस, थैलेमस आ जाता है, और फिर एक और आता है हाइपोथैलेमस। ये हमारी मेमोरी, इमोशन, सेंसर्स वगैरह, सेंसरी प्रोसेसिंग वगैरह को जो है वो मेंटेन करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है, हमारे आई मूवमेंट्स, हमारे रिफ्लेक्सेस, ऑडियो वीडियो जो प्रोसेसिंग है, सॉरी ऑडिटरी विजुअल प्रोसेसिंग है, उसको देखता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो रहता है, इसके अंदर रहते हैं सेरी बेलम, ठीक है, पॉन्स रहते हैं, मेडुला रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है। ये हमारे बॉडी के बैलेंस को, ब्रीथिंग को, हार्ट रेट, इन सबको जो है वो देखता है। ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आर द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं कि टूथ इनेबल हमारा ह्यूमंस का किस चीज का बना होता है। देखो, अगर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो भी आपको पता, मतलब आइडिया लग ही जाता है। देखो, टूथ इनेबल, अब टूथ होती है एक बोन, है ना, दांत हमारे हड्डी होते हैं। और टूथ इनेबल की बात करें, यानी कि ये दांतों के बाहर का जो ऊपर का कंटेंट होता है, जो कोटिंग होती है, ये हार्डेस्ट टूथ, स्पेसिफिकली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। अब ये किसका बना हुआ होता है? देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, हमारी बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, हड्डियों के लिए दो मिनरल्स की जरूरी होती है। पहला होता है कैल्शियम, दूसरा होता है फास्फोरस। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया कैल्शियम फॉस्फेट जो है, वो हमारी टूथ एनिमल को बना के रखता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, द इनर लाइनिंग ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। देखो भाई, हमारी जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पे आपको मिलियंस मिलियंस की संख्या में वाइलीज मिलते हैं, छोटे छोटे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन में बढ़ाते हैं, ताकि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके, डाइजेशन किया जा सके, और एफिशिएंटली उसको वर्क कराया जा सके। हर वायलस, सिंगुलर में इसको हम बोलते हैं वायलस, हर वायलस के पास क्या रहती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, जो कि एब्जॉर्ब, जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए थे उनको पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। स्फिंक्टर आपकी एक पर्टिकुलर सर्कुलर मसल होती है, ये एक सर्कुलर मसल होती है जो हमारी बॉडी में ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है, तीन पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है। कहाँ कहाँ पर? एक तो रहता है हमारा जो एनस होता है, जहाँ से हम डेफिकेट करते हैं। एक हमारा होता है पीनस, जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं। और हमारे स्टमक की जो एंड पॉइंट होता है यहाँ पे, जहाँ से खाना आपका इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स जो है वो पाई जाती है। एंजाइम्स तो भाई केमिकल्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और प्लेक्स आपकी क्या होते हैं? ये टीथ की ब्लड वेसल में जो है वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग में नहीं पाए जाते। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये चार क्वेश्चंस भैया सीडीएस 2025 में थे, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। आगे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, या प्लांट लिखा होना था, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? देखो भाई, गिबरलिंस की बात करते हैं तो गिबरलिंस क्या करता है? ये आपके पेड़ के तने को बढ़ाता है। ठीक है। स्टेम इलोंगेशन करता है, पहली बात तो ये है। और उसके साथ साथ में सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता ही करता है। एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे तो इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये प्लांट के अंदर डोरमेंसी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। ऑक्सिन्स की बात करेंगे तो ऑक्सिन्स आपका जो है वो सेल को इलोंगेट करने का काम करता है, सेल इलोंगेशन का काम करता है ये। ठीक है। और थायरोक्सिन की बात करेंगे तो थायरोक्सिन प्लांट हार्मोन नहीं है, ये एक एनिमल, या फिर आप इसको कह लीजिए कि ये एक ह्यूमन हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। अब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन बींग्स में कितना रहता है? ठीक है। द नो, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज, कितना पाया जाता है भैया नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? देखो, ये सब तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाता है ना। सिस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन बींग्स में जो रहता है, जो रीडिंग आप लोग देखते हो, वो कितना रहता है? वो रहता है 120/80 mm Hg। इतना ही देखा जाता है ना। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि पीक प्रेशर जो है वो हमारी आर्टरीज में कितना है, जो हार्ट की मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। और ब्लड को पंप आउट करती हैं। तो ये बेसिकली आपका रहता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को दिखाता है। ठीक है। तो नॉर्मल इसमें कितना आएगा? 120 mmHg। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इतना है। और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, ठीक है, वो आपका आ जाता है 80 mmHg। ठीक है। सिस्टोलिक आपका 120 होता है, और 80 जो रहता है वो आपका क्या रहता है? वो आपका रहता है डायस्टोलिक। ठीक है। मतलब ये ग्लोबल मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं आपके।
ठीक है। सिस्टोलिक का मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सिस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक में मतलब कि आर्टरीज की वॉल पे कितना मैक्सिमम जो है वो आपका प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। हाँ, और से क्या बोलते हैं, और इसमें क्या है, हाँ भाई यही है बस। ठीक है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। Now, the enzymes which catalyze the same reaction but have different amino acid compositions are commonly referred as। मतलब ऐसे कौन से enzymes हैं जो सेम reactions को आगे बढ़ाते हैं बट उनके अंदर amino acid का composition different जो है वो आ जाता है। तो ये आपका क्या होगा, तो ये होते हैं आइसो एंजाइम्स। ठीक है, आइसो एंजाइम्स या फिर इनको बोला जाता है आइसोजाइम्स। यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, सेम एंजाइम का मॉलिक्यूलर फॉर्म डिफरेंट रहता है, लेकिन ये सेम तरह के बायोकेमिकल या फिर नॉर्मल जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज मतलब आगे बढ़ाते हैं या पीछे लेके जाते हैं। बट इनके अंदर एमिनो एसिड के जो कंपोजिशंस होते हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके टिश्यूज में भी जो है वो डिफरेंस आ सकता है। आइसोटॉप्स तो भैया हमारा एटम्स के मामले में आ जाता है ना, कि एटम्स जिनके सेम एलिमेंट हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और कोएंजाइम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक विटामिन। ठीक है, जो एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं, ये अल्टरनेट एंजाइम्स नहीं होते। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पाइरूवेट मॉलिक्यूल। तो देखो पाइरूवेट मॉलिक्यूल को हम हिंदी में क्या मतलब हिंदी में नहीं, साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं पाइरूविक एसिड, है ना। ये कब पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्लाइकोसिस के एंड में। इसका केमिकल फॉर्मूला है C3H4O3। मतलब इसके अंदर 3 कार्बन के एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ग्लूकोज की बात करो जिसके पास 6 कार्बन्स होते हैं, C6 होता है ना इसका फॉर्मूला, है ना। तो ग्लूकोज जनरली आपका 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर जाता है जिसके पास 3 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा 3। अब आते हैं कि ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, दिस इज आइडेंटिफाइड एज। देखो भैया, ये हमारी ह्यूमन हो गई आईज। बीच का एक एरिया ऐसा होता है जिसमें हम चीजों को स्पॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूरा बना लेना तब बढ़िया मजा आता है ना। ये आपकी नोज है। पहले मैं मतलब स्केचिंग वगैरह किया करता था काफी ज्यादा, तो फीचर्स वगैरह काफी बढ़िया बना लेता था, बट नाउ वो चीज काफी डिमिनिश हो चुकी है। ठीक है, चलो। तो ब्लाइंड स्पॉट होता है भाई, ब्लाइंड स्पॉट यानी कि ऑप्टिक डिस्क, है ना। ये वो पॉइंट होता है हमारे रेटिना, मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली होता है हमारे रेटिना के पीछे। ये कहाँ होता है, हमारे रेटिना के पीछे की तरफ होता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करती है। अगर आप आई के स्ट्रक्चर को ऐसे लोगे ना, कैसे बताऊं मैं आपको, इस टाइप का रहता है आई का स्ट्रक्चर, तो यहाँ से पीछे की तरफ, तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो रहती है वो आई की तरफ से क्या करती है, निकलती है। मतलब ये वो रीजन होता है जहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं, ना तो रॉड्स होते हैं ना तो कोन्स होते हैं, तो ये लाइट को डिटेक्ट कर नहीं सकता। एक नेचुरल ब्लाइंड एरिया जो है वो बना लेता है। ठीक है, फोबिया की बात करें तो इसमें तो कोन्स पाए जाते हैं, शार्पेस्ट विजन हमारी बॉडी को देता है, इसमें रिसेप्टर्स नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। डार्क स्पॉट की बात करें तो ये कोई एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल टर्म ही नहीं है। और ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट का मतलब होता है हमारी आंख जो है जिस पर्टिकुलर एरिया में रखी रहती है, इसको ऑर्बिट बोला जाता है। ये भी आंसर नहीं हो। CDS2 2024 इनमें से कौन सा हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ एक्टिविटी को इनहिबिट करता है प्लांट्स में। तो इसका आंसर आता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है प्लांट्स में। इसका मेन काम होता है ग्रोथ एक्टिविटीज को इनहिबिट करना, रोकना। उसके बाद सीड को डोरमेंट बना के रखना, बढ़ने ना देना। ठीक है, स्टोमेटा को बंद कर लेना जब पानी की कमी हो रही है, और प्रीमेच्योर जर्मिनेशन को रोकना। यानी कि ये एक ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ऑक्सिन्स की बात करें तो ऑक्सिन मैंने आपको बताया था, ये सेल को इलोंगेट करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। साइटोकाइनिन्स की बात करें तो ये सेल डिवीजन करता है, इसके साथ साथ पत्तियों को हरा होने में मदद करता है कि भैया तुम जो है जल्दी बूढ़ी मत हो। और गिबरलिंस जो रहता है ये ग्रोथ बढ़ाता है, सीड जर्मिनेशन बढ़ाता है, स्टेम को इलोंगेट भी करता है। अब द यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में बिल्कुल सही है यार, ऑब्वियस ही बात है ना।
कि दे डू नॉट हैव एनी, सॉरी, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो रहते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज करते हैं पानी में, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हर जगह माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, इनको आप ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकते। सीडीएस 124 के क्वेश्चन है कि एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जो हमारे सलाइवा और हमारी टीयर्स में पाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? देखो भाई, लाइसोसोम जो रहता है ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, जो हमारे सलाइवा में, टीयर्स में, उसके अलावा हमारी म्यूकस में और हमारे बॉडी के अलग अलग फ्लूइड्स के अंदर पाया जाता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसको, मतलब उसके द्वारा, जैसे उसकी सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लिकलैन की, है ना, तो ये उसको तोड़ देता है, खासकर कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के फॉर्म में। ठीक है। अब इसकी जगह ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है। आपने देखा होगा कि भाई कई जगह बचपन में चोट लग जाती थी, छोटा और खरोंच आ गई तो थोड़ा सा सलाइवा निकाला, उसके ऊपर रब कर लिया, तो दिस इज लाइक एन, हाँ भाई, मतलब नेचुरल चीज होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं, फ्रॉम विच वन अमंग द फॉलोइंग द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ से रिलीज किए जाते हैं? तो वो निकाले जाते हैं आपके प्लेटलेट से, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, जिसमें आपके थ्रोम्बोकाइनेज भी होता है, जो ब्लड कोगुलेशन को जो है वो बढ़ाता है, ब्लड को गाढ़ा करता है, ब्लड कोगुलेशन बढ़ाता है। ये प्राइमरी सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आरबीसीज तो भैया ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं, क्लॉटिंग में कोई काम नहीं है। एजिनोफिल्स की बात करें तो ये लड़ते हैं पैरासाइट से, एलर्जी से, क्लॉटिंग में इनका भी काम नहीं है। और मोनोसाइट्स जो रहते हैं ये हमारी इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, क्लॉटिंग का पार्ट नहीं, ये डब्ल्यूबीसीज ही होते हैं। आगे, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। पल्स हमें क्यों फील होती है, किसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से? तो देखो, पल्स इसीलिए फील होती है क्योंकि हमारे बॉडी में बनती है एक प्रेशर की वेव, एक लहर बनती है प्रेशर की। वो कब क्रिएट होती है? जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सिकुड़ रहा है, और क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पुश कर रहा है। कहाँ पे? एओर्टा में पुश कर रहा है, और उससे रिलेटेड मेजर आर्टरीज जो है उसमें कर रहा है। अब ये आर्टरीज क्या करती हैं, ये आर्टरीज एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है, एक्सपेंड भी करती हैं, रिकॉइल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं रिदमेटिकली, एक पर्टिकुलर रिदम को फॉलो करते हुए, इसीलिए हमें प्रेशर की ये वेव यानी कि पल्स जो है वो फील होता है। ठीक है। हार्ट के चैम्बर्स आपके प्रेशर तो क्रिएट करते हैं, बट पल्स हार्ट चैम्बर्स में नहीं फील की जाती है, या आर्टरीज में फील की जाती है। एओर्टा हार्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें लगता है कि हार्ट में वो हो रहा है। वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स, तो वेन्स के जो वॉल्व्स होते हैं ये बैक फ्लो को, यानी कि वापस ब्लड को आने से, CO2 वाले ब्लड को वापस आने से रोकते हैं, ये पल्स क्रिएट नहीं करते। वॉल्स ऑफ हार्ट तो ये फ्लो को मेंटेन करते हैं हार्ट के अंदर, बट ये भी आपका पल्स वेव क्रिएट नहीं करते। अब आगे आते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। ट्रॉपिक लेवल्स तो हमने देखे थे स्टार्टिंग में, है ना। सबसे पहले आपके जो है वो आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स वगैरह वगैरह, है ना। फूड चेन होती है ये हमारी, कौन किसको खा रहा है। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होता है एक इकोसिस्टम में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है वो साइक्लिक है। कैसे? देखो, एनर्जी कहाँ से आ रही है? सबसे पहले सन, सन से किसके पास आ रही है भाई? प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स यानी कि डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, और फाइनली वो डिसिपेट हो जाती है, कैसे? हीट के तौर पे, कभी अपने सोर्स के पास वापस नहीं आ रही है। लेकिन न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक होता है ना। यानी कि न्यूट्रिएंट्स आपके रिसाइकल होते रहते हैं पूरे बायोटिक सिस्टम में, यानी कि प्लांट से एनिमल्स के पास पहुंचे, एनिमल से आपके अबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि डिकम्पोज हो गए सॉइल, एयर, वाटर में, और वो फिर से भैया जो है वो आपके प्लांट्स में पहुंच गए। ऐसे ही तो होता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो। अब अगर रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन ब्लड के आइसोलेट किए जाते हैं और उनको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट कर दिया जाता है, जो जो कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ब्लड का, तो आरबीसीज को क्या होगा? देखो भाई, सीधी सी इसमें बात आ जाती है, नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द आरबीसीज। ऐसा क्यों होगा? देखो, ये जो नॉर्मल सलाइन आपका जो रहता है,
ये क्या रहता है, ब्लड का आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। मतलब कि आरबीसीज के अंदर के जो सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन है वो उसके बाहर के सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन के बराबर ही पाया जाता है। तो जब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हाई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट लो प्रेशर नहीं है, तो पानी का फ्लो ऐसे इस डायरेक्शन में या किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा, वो एक पैसिव स्टेट में बना रहेगा। सीधी सी बात है ना। तो कोई चेंज दोनों के डायमीटर्स में होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो पहले वाला बढ़ेगा ना कोई दूसरे वाला बढ़ेगा। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ। आरबीसीज विल स्वेल, ये आपका होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में। स्वेल एंड बर्स्ट, ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है क्योंकि इसमें बढ़ रहे हैं। और द आरबीसीज विल श्रंक, तो ये हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स बाइल जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है सही नहीं है? ठीक है, देखो, पाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब यही सही आंसर है। क्यों? पाइल के अंदर क्या होता है, पाइल के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इससे क्या होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है, यानी कि इनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी एसिड हमारी बॉडी से आ रहा होता है, बाइल उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ये गलत है। बाइल आपका बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो सॉल्ट के फॉर्म में होता है। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिल्कुल सही आ जाता है। बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, ये भी बिल्कुल सही है। एंड बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड अल्कलाइन एंड हेल्प फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, तो बिल्कुल सही है कि बाइल जो है फूड के पीएच को अल्कलाइन बनाता है और उसके साथ साथ पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स आ रहे हैं उनके एक्शन को आगे बढ़ाने का काम करता है। Now the blood pressure of a normal human being is found to be 120 by 80 mmHg। ये जो नंबर्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, 120 की बात करते हैं, 120 mmHg। अभी बताया था कि ये सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 80 mmHg जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक प्रेशर को। अब सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, डायस्टोलिक का मतलब होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे, है ना। तो आंसर क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली। अब रिफ्लेक्स आर्क जो हमारे एनिमल्स में होता है क्विक और एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज के लिए, यानी कि किसी ने बॉल फेंकी, आपने बॉल को कैच कर लिया, ठीक है, आपने कोई गर्म चीज को छुआ और अपने हाथ तुरंत हटा लिया, ये हमारे रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्टली एक रिफ्लेक्स आर्क को रिप्रेजेंट करता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज देख लो, आपने सबसे पहले रिसेप्टर, जैसे कि आपकी फिंगर्स है ना, तो फिंगर्स पे आपने किसी गर्म तवे को छू लिया, फायर को छू लिया, तो सबसे पहले आपकी ये फिंगर्स है उन्होंने इसको रिसीव किया, यानी कि ये रिसेप्टर हो गया, है ना। देखो, रिफ्लेक्स आर्क जो रहता है वो एक फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज के लिए होता है ना। ये सबसे पहले ब्रेन में नहीं जाता भाई, तुरंत ब्रेन में नहीं जाता, क्योंकि उससे उसका जो रिएक्शन है वो कम हो जाएगा। तो पाथवे क्या रहेगा, सबसे पहले जो रिसेप्टर है इसने आपका स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया कि भैया देखो ये चीज गर्म है ना। अब उसके बाद जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। ये इम्पल्स को कहाँ ले जाते हैं, ये इम्पल्स को ले जाते हैं भाई हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। उसके बाद इसका रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि अब न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है ना। उसके बाद जो है ये सिस्टम, सॉरी 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 सॉरी, मैंने शायद ब्रेन मोटर, हाँ मतलब ब्रेन आ ही जाएगा भाई बेसिकली। एक सेकेंड, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी ब्रेन, नहीं 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 नहीं, हाँ सेंसरी न्यूरॉन के बाद ब्रेन क्यों आएगा? रिसेप्टर यानी कि स्टिमुलस मिला, इम्पल्स क्रिएट हुआ, इम्पल्स ने इम्पल्स क्रिएट किया दूसरा वाला, और फिर वो मैसेज ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को क्या बोला कि जल्दी वहां से हटो ठीक है, एक रिस्पॉन्स सिग्नल बनाया। और जो इफेक्टर है, मतलब जो हमारी मसल है, जो हमारा ग्लैंड है, वो उसके ऊपर तुरंत एक्ट करेगा, एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो रिफ्लेक्स आर्क इसलिए डिजाइन किया जाता है फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए। पहले हाँ, डायरेक्टली ये ब्रेन में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्रेन में जाएगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बाय द प्रोसेस जरूर जाएगा। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड के लिए थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? तो थायरोक्सिन को हम बोलते हैं T4, ये बनता है आयोडीन के साथ, नहीं तो हो जाता है घेंगा, यानी कि गोइटर। डीडी नेशनल में बहुत पहले ये एडवर्टीजमेंट आता था।
आयोडीन के बिना थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, इससे गोइटर हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिन भी हो जाता है। ठीक है। तो NaCl तो कॉमन सॉल्ट होता है, लेकिन जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो हमारी बॉडी को आयोडीन देता है। तो KCl की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड जो रहता है इसका थायराइड में कोई काम नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल तो आपका जो रहता है ये स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए जरूरी होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए। ठीक है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन वगैरह के। Now, which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH? कौन कौन से जो enzymes है acidic pH पे काम नहीं करते हैं? enzymes जो acidic pH पे वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा पेट की बात कर लें, तो ये वो enzymes होते हैं जो कि alkaline environment में काम करते हैं, है ना? सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है ट्रिप्सिन, सॉरी हाँ, ट्रिप्सिन और एमिलेज। ट्रिप्सिन आ जाता है। ट्रिप्सिन कहाँ करता है? एल्कलाइन पीएच में वर्क करता है, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। एमिलेज की बात करें तो एमिलेज आपका सलाइवा से क्रिएट होता है, ये भी न्यूट्रल पीएच पे वर्क करता है। खासकर अगर हम पेंक्रियाज की बात करें, है ना, उसके पास एल्कलाइन पीएच होता है। दोनों के दोनों एसिडिक पीएच में काम नहीं कर सकते हैं। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, देखो ट्रिप्सिन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, पेप्सिन आपका एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये लेकिन पेयर सही नहीं बन रहा है। काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो काइमोट्रिप्सिन आपका एल्कलाइन है, बट पेप्सिन अगेन एसिडिक है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ एसिडिक है। और पेप्सिन और एमिलेज की बात करें तो पेप्सिन तो आपका जो है वो एसिडिक पीएच में काम करता है, और एमिलेज जो है जिसकी अभी हमने बात की थी भैया वो नहीं करता, तो पेयर ये भी सही नहीं बन रहा। लिस्ट वन, लिस्ट टू ब्लड वेसल और उनके फंक्शन। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को जो है हार्ट से लंग्स के पास ले जाती है, ऐसे। ठीक है, ये लंग्स हैं, इनके पास लेके जाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्लस CO2 वाला जो ब्लड है, ये आपका कहाँ से ले जाती है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाने का काम करती है। तो ये हो गया। कैपिलरीज की बात करेंगे तो कैपिलरीज आपके कनेक्शन होते हैं आर्टरीज और वेन्स के द्वारा। ये अगर आर्टरी है, ये अगर वेन है, तो इनके जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं ये होते हैं आपके कैपिलरीज। थिन वॉल्ड होती हैं, मटेरियल्स का एक्सचेंज जो है आराम से करने देती है। कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो कैरीज ब्लड टू द हार्ट मसल, ये इसका काम होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ तक ले जाते हैं? माइकोर्डियम तक लेके, कार्डियम तक लेके जाते हैं। पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन जो रहती है ये ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके जाता है, यानी कि प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेके आते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? जगत को पता है कि हम HCl की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है जो कि एक एसिडिक पीएच बनाता है हमारी बॉडी में 1.5 से लेके 3.5 के बीच में, यानी कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने के अंदर खत्म करता है। लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, हमारी मसल्स में होता है, जब भी हम दौड़ते हैं हमारी बॉडी में पेन होता है, स्टमक में नहीं होता। यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारी यूरिन में रहता है, स्टमक में नहीं। और मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड जो रहता है, इसको एंट यानी कि चींटी के काटने पे क्रिएट होता है, और ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। नाउ इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड फ्लो करता है। दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं हमारी बॉडी में, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? सबसे देखो, डबल सर्कुलेशन में क्या रहता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड में पहुंचता है ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, बिल्कुल सही है। देखो डबल सर्कुलेशन में क्या रहता है कि आपका जो ब्लड है ये हमारे हार्ट में से दो बार पास करता है। पहला हमारा रहता है पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन रहता है आपका, राइट साइड से लंग्स में पहुंचा, वहां से ऑक्सीजन मिली, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पहुंच गया। ठीक है। और जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो रहता है, इसमें क्या रहता है कि लेफ्ट साइड से बॉडी में लंग पहुंचा, ठीक है, बॉडी से उसको डीऑक्सीजनेटेड किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी गई, और ये राइट साइड में पहुंच गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है लंग से, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। A student was doing an experiment on increasing the cell division among plants. बंदर क्या कर रहा था? प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने अपने सुपरवाइजर से पूछा, कर रही थी सॉरी,
कि स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन बता दो हमें इस चीज के लिए। अगर आप सुपरवाइजर होते तो आप क्या करते? आप बोलते कि भैया साइटोकाइनेसिस जो है, काइनिन जो है, इनको यूज करो, क्योंकि ये प्राइमरी प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने का काम करते हैं, खासकर रूट्स में और आपकी जो शूट्स होती हैं शूट्स में। यानी कि ये वर्क करते हैं ऑक्सिन्स के साथ में, ताकि ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट कर सके, और मेन ट्रिगर होते हैं आपकी प्लांट के अंदर सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, डोरमेंसी बढ़ाता है, स्ट्रेस देता है। गिबरलिंस की बात करें, स्टेम को एलोंगेट करता है, सीड जर्मिनेशन को करता है, फ्लोरिंग को इनिशिएट करता है, सेल डिवीजन को नहीं। और ऑक्सिन सेल एलोंगेशन करता है, डायरेक्टली सेल डिवीजन को तो ये भी सपोर्ट नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डिक मसल सेल? इनमें से कार्डिक मसल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्डिक मसल सेल का मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अच्छा, शायद यहाँ पे नहीं होगा, वो पिछले वाले टिश्यूज वाले चैप्टर में था। हाँ, कुछ ऐसा है तो। ये है भैया आपकी कार्डिक मसल सेल्स, ब्रांच्ड होती हैं, लंबी होती हैं, है ना। सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका, यूनिन्यूक्लिएट भी कहा जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा जुड़ी भी रहती हैं। तो देखो भाई, हाँ, ये क्या है? सिलेंड्रिकल है, सबसे पहली बात। ठीक है। इनका आपस में ब्रांचिंग भी रहती है, बिल्कुल पाया जाता है। इससे कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, और यूनी न्यूक्लिएट होती है, यानी कि मोस्टली एक न्यूक्लियस पाया जाता है, कई बार दो भी पाए जाते हैं, बट ज्यादातर एक ही पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now, which one of the following is the correct sequence of events during sexual reproduction in plants? Plants के sexual reproduction का correct जो है सीक्वेंस क्या है? तो देखो, सबसे पहले क्या रहता है इसमें? पॉलिनेशन होता है, यानी कि पॉलन जो है, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ये पहुंचाया जाता है स्टिग्मा तक। मतलब पॉलन जो है वो कहाँ तक गए? आपके स्टिग्मा तक चले गए, है ना। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का हुआ फ्यूजन। ठीक है। उसके बाद होता है डिवीजन ऑफ जाइगोट, यानी कि अब आपका माइटोसिस का जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप होता है। और फिर होता है सीडलिंग, यानी कि सीड जर्मिनेट होके जो है वो एक यंग प्लांट में तब्दील हो जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? इनमें से कौन सा एंजाइम सबसे पहले फूड के साथ मिल जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, है ना। तो पहला एंजाइम जो खाने के साथ मिलता है वो होता है आपका सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है। ये आपका प्रोड्यूस मतलब ये आपका जो है सिलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है। यानी कि जैसे हम खाना चबाते हैं वैसे ये खाने को मॉइस्चर देने का काम करता है, गीला करने का काम करता है। ट्रिप्सिन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। सेल्यूलोज एंजाइम नहीं है, ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स है। और पेप्सिन की बात करें तो ये स्टमक में एक्ट करता है, ये पहला एंजाइम नहीं है जिसको हमारा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकाउंटर किया जाएगा। कौन सा आपका सीक्वेंस सही है? यूरिन के फ्लो की बात की जा रही है। तो सबसे नॉर्मल फ्लो क्या रहता है कि सबसे पहले ये है आपकी किडनीज, किडनीज के अंदर यूरिन का होता है फॉर्मेशन, सबसे पहले, है ना। किडनीज का होता है। उसके बाद में यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स क्या करते हैं? ये आपके यूरिन को नीचे लेके जाते हैं, किडनी से लेके कहाँ लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं ब्लैडर तक। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर तक, और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू और जो है वो पास हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन, द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमंस? कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पेयर्स में नहीं पाए जाते? तो देखो, एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें तो ये हमारी किडनी पे पाए जाते हैं, है ना। एक इधर एक इधर, तो ये तो पेयर्स में है। टेस्टिस की बात करें तो ये मेल्स में होते हैं, एक इधर दो होते हैं यूजुअली, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि एडोल्फ हिटलर, इसके पास भैया एक ही टेस्टिकल था। कई फौज में भी आपके जब वो होते हैं, मेडिकल्स होते हैं एसएसबी के बाद, तब आपके टेस्टिकल्स चेक किए जाते हैं। और ओवरीज फीमेल्स में ये भी पेयर्स में पाई जाती हैं। पिट्यूटरी जो है ये आपका सिंगल ग्लैंड है, जो हमारे ब्रेन के बेस में रहता है प्रेजेंट, ये पेयर्ड नहीं होता।
अब वो अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। मेडिकल वर्ल्ड में टीके लगाने का, इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट किसने स्टार्ट किया? तो एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने काउपॉक्स जो वायरस था उसको वैक्सीनेट किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ट्रीट करने के लिए 1796 में। रॉबर्ट कॉच की बात करें तो इन्होंने तो जर्म थ्योरी पे वर्क किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। कार्ल लेनिस जो है, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है डाइवर्सिटी वाला, वो मतलब ओवरऑल डेवलप किया था। अब नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल्स कहाँ नहीं होती? देखो यूरेटर्स में हमारी जो है स्मूथ मसल्स होती हैं पेरिस्टालसिस के लिए, या वो यूरिन वूरिन के लिए। आइरिस ऑफ द आईज भैया, बिल्कुल हमारे जो पीपल का साइज होता है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ भी होती है। लंग्स के ब्रोंकी में भी होती है भाई, आपका जो एयर वे डायमीटर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन ये जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स मोस्टली ये इनमें जो मसल्स होती हैं ये हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी रहती है। तो इसका ये जो मसल्स होते हैं इनको बोला जाता है स्ट्रिएटेड, यानी कि इनमें धारियां होती हैं। वॉलेंटरी अपनी मर्जी से हम इनको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स नहीं होती। Now, which of the following roles is are played by epididymis? Epididymis जो है was deferens और seminal vesicles और prostate, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं? सीधी सी बात है, मैच्योर करते हैं, मोटाइल करते हैं स्पर्म्स को। देखो भाई, ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, स्पर्टोमेनाइजेशन, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें एपिडिडिमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोटेस्ट की बात की गई है। तो अगर हम सिर्फ स्पर्टोमेजेनाइसिस, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये आपका कहाँ होता है? ये सिर्फ होता है टेस्टीज में। एपिडिडिमस में नहीं होता, वास डिफरेंस में नहीं होता, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट में नहीं होता। ठीक है। उसके बाद एपिडिडिमस की बात करें तो यहाँ पे ही मैच्योर होते हैं स्पर्म्स आपके, और उनमें लुब्रिकेशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वास डिफरेंस क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। और सेमिनल वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट वगैरह रहते हैं ये और ज्यादा फर्दर फ्लूइड जोड़ते हैं, नरिशमेंट वगैरह जो है वो जोड़ते हैं, जो उसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क जो एक लैक्टेटिंग मदर प्रोड्यूस करती है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है जरूरी? तो इसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम वो पहला दूध होता है जो इमिडिएटली चाइल्ड बर्थ के बाद मिलता है बच्चे को 2-3 दिन के अंदर। इमिडिएटली का मतलब ये है, यानी कि ये थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा येलो, और इसके अंदर बहुत सारी रहती हैं एंटीबॉडीज, खासकर आईजीए। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि बच्चे को ये देता है पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि नए तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उन सब से प्रोटेक्ट करता है, उसके इम्यून सिस्टम को एकदम किक स्टार्ट देता है। इसीलिए इसको फर्स्ट वैक्सीन फॉर द बेबी भी बोला जाता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड? ब्लड के वाटर कंटेंट के लिए क्या जरूरी है? ब्लड के वाटर कंटेंट के लिए क्या जरूरी है? पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम या सीजियम? पोटेशियम ही होना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम हमारा एक मेजर इंट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी कि ये वर्क करता है सोडियम के साथ, ताकि हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाया जा सके, वाटर कंटेंट ब्लड का मेंटेन किया जा सके, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सके, नर्व एंड मसल के फंक्शन को मेंटेन किया जा सके। तो सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ज्यादा जरूरी होता है पानी के मूवमेंट के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स में, और ओवरऑल वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। लिथियम इन्वॉल्व नहीं रहता फ्लूइड बैलेंस में, इसको हम साइकेट्रिक ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रुबिडियम का भी कोई काम नहीं होता है, और सीजियम तो ह्यूमन बॉडी इस्तेमाल कर भी नहीं सकती भाई, ले लोगे तो मर मुरू जाओगे। अब आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिम्फ इज करेक्ट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है लिम्फ के बारे में सही है? लिम्फ इज फॉर्म्ड ड्यू टू द लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। बेसिकली देखा जाए तो ये जो प्लाज्मा होता है,
ये प्लाज्मा क्या करता है जब लीक आउट करता है ब्लड कैपिलरीज से, और ये कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है इंटरस्टाइटियल स्पेसेस जो रहते हैं हमारे बॉडी के। ठीक है, और उसके अंदर जाके ये क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बनाने का काम करता है। सो ज्यादातर जो फ्लूइड होता है वो तो ब्लड में आ जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है और लिम्फ का पार्ट बन जाता है। तो लिम्फ को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसको टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। प्लस डब्ल्यूबीसीज है ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें, आरबीसीज जो है वो नहीं पाए जाते। जो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी लिम्फ कंटेन ब्लड सेल्स सच एज आरबीसीज, बिल्कुल गलत। लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट, बिल्कुल गलत। और लिम्फ ओनली ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है। लिम्फ क्या करता है, फैट्स, प्रोटीन, डब्ल्यूबीसीज, पैथोजेंस और फ्लूइड, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और लिम्फ का मूवमेंट जो रहता है वो किसके द्वारा रहता है, स्केलेटल मसल मूवमेंट के द्वारा होता है, वॉल्व्स के द्वारा होता है, बॉडी मूवमेंट के द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा नहीं होता। ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, द मेमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक एंड इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व, द हार्टबीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। मेमेलियन हार्ट मायोजेनिक होता है, मतलब हार्टबीट जो है वो हार्ट की खुद की मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, हार्टबीट आपकी नर्व्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की जाती है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑफबीट है भाई, ये क्लास 11th और 12th के थोड़ा डिटेल में आ जाता है, बट इसको ऐसे समझो आप कि हमारी बॉडी के अंदर एक पेस मेकर आता है, नेचुरल पेस मेकर आता है, इसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, यानी कि एस ए नोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है ना। यानी कि हर पर्टिकुलर हार्ट बीट के साथ में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करने का काम ये करेगी, यानी कि हमारे हार्ट बीट की रिदम और रेट को सेट करती है। सबसे पहले आपकी एस ए नोड होती है, उससे आपकी ए वी नोड होती है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें मत जाओ। इस क्वेश्चन को हो सके तो जो है वो आप स्किप कर देना, ठीक है। जैसे ये क्यू आर एस वेव है, टी वेव्स वगैरह है, तो ये क्यू आर एस वेव कब होती है, ये ईसीजी जब हार्ट का होता है ना, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक्स वगैरह के सिम्टम्स में। और टी वेव जो रहती है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, और हेप्टिक पोर्टल सिस्टम का इसका भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस भाई स्किप करना। आगे आते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं भाई। हम्म, काफी सारे हैं। जस्ट अ मिनट ब्रेक। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। क्या होते हैं, क्या भैया इनके अंदर में पाया जाता है। तो देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो रहते हैं, यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स आपके, ये जो होते हैं, ये होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारी केमिकल्स, केमिकल क्लासेस पाई जाती हैं, है ना। जैसे कि इनके अंदर अभी हमने डिस्कस कर लिए, ऑक्सिन्स आते हैं। ऑक्सिन्स के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं इंडोल कंपाउंड्स, ठीक है, एसिटिक एसिड वगैरह। उसके बाद हमारे पास रहता है साइटोकाइनिन्स जो रहते हैं, इनके पास एडेनिन के डेरिवेटिव्स रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गिबरलिंस, इसके अंदर आपके, नहीं गिबरलिंस के अंदर तो क्या रहता है, उनके अंदर तो हाँ टर्पीन्स रहते हैं, गिबरलिंस के अंदर टर्पीन्स रहते हैं। ठीक है, डायटर्पीन्स या टर्पीन्स वगैरह। और एब्सिसिक एसिड की बात करें, एवीए की बात करें, तो इनके पास आते हैं कार्बोनेट्स के डेरिवेटिव्स, और हमारे पास एथिलीन भी पाया जाता है। ठीक है। अब अगेन ऐसे क्वेश्चंस तो आपको थोड़े से जो है वो कर देने स्किप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करता मैं या आप आपसे सॉल्व करने के लिए, जब तक आपने बायो ना ले रखी हो। An irregular mode of reproduction resulting in the development of an embryo without fertilization, मतलब एक irregular mode है reproduction का, इसमें embryo का development हो जाता है बिना fertilization के। इस process को क्या बोला जाता है, तो देखो पार्थिनोजेनेसिस जेनेसिस की बात करें, इस केस में एम्ब्रियो जो रहता है वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। ये बीज में देखा जाता है, एंड्स में, एफिड्स में भी देखा जाता है, और रेप्टाइल्स में। तो ये तो आंसर है।
ठीक है। एपोगेमी की बात करें, यानी कि कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक फर्न्स, उसमें क्या होता है कि कई बार जो आपके स्पोर्स होते हैं या स्पोरोफाइट्स होते हैं, ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं एक पर्टिकुलर गैमेट्स या फिर जिसको बोला जाता है गैमेटोफाइट, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, है ना, बिना किसी गैमेट्स के फ्यूजन के। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्पेरोफाइटिक फडिंग बडिंग की बात करें तो इसमें एक स्पेरोफाइट जो है वो असेक्सुअली अराइज हो रहा है, कहाँ से? एक एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर प्लांट बॉडी से, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये भी असेक्सुअल डेवलपमेंट आ जाता है, तो तीनों इसमें होंगे सही। Which one of the following hormones is essential for the uptake of glucose by the cells in the human body? Obviously बात है ना, इंसुलिन ही तो एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डायरेक्टली ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लट फोर ट्रांसपोर्टर्स को बढ़ाता है सेल मेम्ब्रेन पे, खासकर मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो रहता है वो आपका सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, वहां जाता है ना, जिसको एनर्जी के तौर पे या ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर किया जाता है। इंसुलिन के बिना सेल जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाए। ठीक है। जीएच हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को, यानी कि एंटी एंटी इंसुलिन इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये ग्लूकोज के अपटेक को हेल्प नहीं करते। टीएसएच तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोज से इसका भी कुछ लेना देना नहीं। और कॉर्टिसोल जो है ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है ग्लूकोनोजेनेसिस के द्वारा, यानी कि इंसुलिन के एक्शन को अपोज करता है। नाउ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच डू व्हाट? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि हमारे होते हैं एंजाइम्स। ठीक है। ये मोस्टली होते हैं प्रोटीन्स। कुछ हमारे आरएनए एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे लाइक राइबोसोम्स वगैरह हो गए। अब एंजाइम क्या क्या करते हैं? स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है ना, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो एंजाइम्स हमारी क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, रिएक्शंस तेज कर देते हैं। रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, एंजाइम्स आपके रिएक्शंस के बाद कंज्यूम नहीं होते, इवन कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होते हैं, इनको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। फंक्शन ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस, तो ज्यादातर ह्यूमन एंजाइम्स जो रहते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से फंक्शन करते हैं। डू नॉट हैव एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो बिल्कुल गलत है भैया, अगर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है तो वो एंजाइम तो होंगे ही, एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो करेंगे ही करेंगे। एल्टीट्यूड सिकनेस हाई एल्टीट्यूड पे किस वजह से होती है? देखो, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हो जाता है कम। आप हाइट में बढ़ते चले जा रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एयर जो है वो रेयर होती चली जाती है ना, डेंसर नहीं होती है। इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो हो जाता है कम, जिसको हम PO2 के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो सेम रहती है, 21% ही रहेगी, है ना। लेकिन हमारे लंग्स के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर में कम से कम ऑक्सीजन जो है वो जाती है। इसकी वजह से सर दर्द होगा, उल्टी आएगी, मितली आएगी, सर चकराएगा, सांस फूलेगी, फटीग होगा, है ना। तो इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS। दिस इज अ सीरियस कंडीशन, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। प्लांट्स के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टेरोल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टिग्मेस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल वगैरह, जो कि कोलेस्ट्रॉल जैसा ही रिजेंबल करते हैं। तो ये जो प्लांट स्टेरोल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फाइटोस्टेरॉल, है ना। अब देखो, ये जितने भी हमने बात की, स्टिग्मेस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल, ये स्ट्रक्चरली कोलेस्ट्रॉल के जैसे ही होते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं? ये ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमंस के अंदर ना ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इसके साथ साथ प्लांट के अंदर ये पूरे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। कैल्सीफेसरॉल की बात करें तो ये होते हैं विटामिन डी के कंपाउंड्स, विटामिन डी से निकले हैं, D2, विटामिन D3, ये प्लांट स्टेरॉल्स नहीं होते। एर्गो कैल्सीफेसरॉल की बात करें तो ये आपकी विटामिन D3 ही होती है, जो कि निकलती है कहाँ से? सॉरी, क्या नाम बोला जाता है उनको? एर्गोस्टेरॉल से निकलती है, जब उनमें अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर मिलता है। ठीक है। और ल्यूमिस्टेरॉल्स की बात करें तो ये आपका विटामिन डी का मतलब उसी से रिलेटेड होता है, ये भी फोटोकेमिकल होता है। In artificial insemination process, which of the following is are introduced into the uterus of the female? तो भैया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यानी कि IVF में मोस्टली क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में
सिर्फ आपका जो स्पर्म होता है, यानी कि इसका कलेक्शन, इसका प्रोसेसिंग, इसका कंसंट्रेशन जो है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसमें? सर्विक्स में या फिर यूटेरस में। ठीक है। फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो जाता है, फीमेल बॉडी क्योंकि तैयार है उसके लिए इंसेमिनेशन के बाद। तो इसको एनिमल ब्रीडिंग में भी यूज किया जाता है, कैटल्स एंड हॉर्सेस में। ह्यूमन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो रहते हैं, IUI, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन इसको बोला जाता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन्स पेप्टाइड चेन? कौन से हार्मोन के अंदर पेप्टाइड चेन पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है ना, इंसुलिन, क्योंकि इसी के अंदर तो अमीनो एसिड की चेन पाई जाती है। ठीक है। इसके अंदर दो बेसिकली पेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, ए चेन और बी चेन, अल्फा चेन या बीटा चेन इनको बोला जाता है, जो कि लिंक्ड रहती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। ऑक्सीटोसिन की बात करें, ये होता है पेप्टाइड हार्मोन, लेकिन अ, लेकिन इसके अंदर नहीं होती भाई पेप्टाइड की, मतलब पेप्टाइड हार्मोन तो है, बट इसके अंदर में पेप्टाइड की चेन शायद नहीं होती है। ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन की बात करें, ये भी पेप्टाइड हार्मोन होता है, 39 से 40 के आसपास अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। और कॉर्टिसोन की बात करें तो ये तो पेप्टाइड होता ही नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से निकलता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन, पानी का एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जा सकता है? वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ किस वजह से होता है? रीनल ट्यूब्यूल इन किडनी। तो देखो, बहुत सारा पानी हमारी बॉडी में जो है वो रीनल ट्यूब्यूल जो है, इसमें अलग अलग पार्ट्स आते हैं, मैं वो नाम शायद मैं भी भूल जाऊं, आप भी भूल जाओगे। ठीक है। बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल क्या करता है? बॉडी में डिहाइड्रेशन को रोकता है, बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब करता है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। हैप्टिक सेल्स हमारे जो लीवर में रहते हैं, वो भैया वो तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ना, डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है, बाइल का प्रोडक्शन करने से रिलेटेड है, पानी को एब्जॉर्ब को लीवर नहीं करता। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन वाला पार्ट होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है अनडाइजेस्टेड फूड से, और लिक्विड काइम को क्या करता है? सॉलिड फीसिस में कन्वर्ट करता है। पैंक्रियाटिक डक्ट अगेन, ये पैंक्रियाटिक जूस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी नहीं होता, तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। अब न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? हमारी बोन मैरो से। अगर ये आपकी हड्डी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो हड्डी के अंदर का ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है। यानी कि हमारे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? ये WBC का एक टाइप होता है, इनको बोला जाता है, सॉरी, ग्रेन्युलो ग्रेनुलोकाइट बोला जाता है। और लिम्फोसाइट्स यानी कि ये होते हैं आपके कौन से? बी सेल्स या टी सेल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, ये भी आपके बोन मैरो से निकलते हैं। वो बोन मैरो के अंदर होते हैं आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो के अंदर निकलता है, बी लिम्फोसाइट्स आपके ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो में ही ऑरिजिनेट होते हैं, बट ये थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। तो ओरिजिन सबका सेम ही है, बोन मैरो। आप इतना समझ लीजिए कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो बोन मैरो ही होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, कहाँ पे स्टार्ट होता है भाई? सबसे पहले ये हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, माउथ की, ये आपकी नाक हो गई। ठीक है। जो बक्कल कैविटी होती है, वहीं पे सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि यहीं पे हम लोग च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं। इसको बोला जाता है क्या? मैस्टिकेशन। और फिर उसका केमिकल डाइजेशन होता है, यानी कि सलाइवा उसमें ऐड होता है सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, यानी कि फिर स्टार्च को तोड़ा जाने लगता है, किसमें? माल्टोज में। तो ये पहली साइट होती है। इसोफेगस में तो भैया खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता, GIT का पार्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। डिनम की बात करेंगे तो ये मेजर डाइजेशन यहाँ पर होता है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टमक की बात करेंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे होता है, बट ओवरऑल डाइजेशन तो मुंह में पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो रिलेट करता है किसके साथ? तो लैटिन वर्ड आता है वैक्का, इसका मतलब होता है काउ। तो एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि काउ पॉक्स का जो इन्फेक्शन होता है वो लोगों को स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन से बचा सकता है, मतलब जिसको काउ पॉक्स हो रखा है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो इसके जो लेजेंड्स होते हैं उनसे उन्होंने मटेरियल निकाला, और मेथड को उन्होंने बोला वैक्सीनेशन। पिग का कोई काम धाम नहीं है भैया, हॉर्स भी रिलेटेड नहीं है, डॉग भी अनरिलेटेड आ जाते हैं, काउ इज द आंसर। CDS 2 2014 पे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है?
एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो ब्लड को डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है प्लस जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। बिल्कुल सही है ना? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, वो डोनेट कर सकता है ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ओ। देखो ए बी आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, लेकिन ये डोनेट, सॉरी, लेकिन ये डोनेट नहीं कर सकता। ले सबसे सकता है बट दे नहीं सकता, है ना? तो ए बी किसको डोनेट करता है? ए बी डोनेट करता है सिर्फ ए बी को। तो ये गलत हो गया। A person with blood group O can donate blood to persons having any blood group, यानी कि O का जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है। तो O होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, है ना? O नेगेटिव की स्पेसिफिकली बात करें तो O A को, B को, AB को और O को भी दे सकता है। A person with blood group O can receive blood from persons of any of the blood groups, तो बिल्कुल गलत। O सिर्फ O से ही ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटी ए और एंटी बी बॉडीज आ जाती है। आंसर विल बी 1 और 3 ओनली। आगे है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट पाथवे है एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, तो हम पहले भी देख चुके हैं इसको। आंसर क्या होगा? किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। Which of the following statement is are correct? Coronary artery supplies blood to heart muscle. Coronary artery क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला जो ब्लड है वो हार्ट मसल्स यानी कि जिनको क्या बोला जाता है? मायोकार्डियम, इन तक पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल करती है। ठीक है। पल्मोनरी वेन सप्लाइज ब्लड टू लंग्स, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को लंग्स से, है ना, लंग्स से लेके लेफ्ट एट्रियम तक देके जाती हैं। तो ये भी हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। पल्मोनरी गलत ही होना चाहिए ना। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, पल्मोनरी वेन तो ब्लड को लंग्स से लेकर आती, तो गलत होना चाहिए। हेप्टिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू किडनीज, तो ये हमारा है गलत। हेप्टिक आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लीवर तक लेके जाती है। और रीनल वेन सप्लाइज ब्लड टू किडनीज, तो रीनल आर्टरी, सॉरी, रीनल वेन क्या करती है? ये किडनीज से ब्लड को फिल्टर करती है। रीनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ब्लड को किडनीज तक, तो ये गलत है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट टू को देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट टू हमारा कहता है कि पल्मोनरी वेन सप्लाइज ब्लड टू लंग्स। वैसे तो ये गलत है। ठीक है, टेक्निकली तो देखा जाए तो ये गलत है, ये थोड़ा डिबेटेबल लग रहा है। इसमें आंसर वन ओनली होना चाहिए था, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स सप्लाइज ब्लड टू लंग्स, तो पल्मोनरी वेन्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम तक लेके जाती है। इसका वन ओनली होना चाहिए। अब डिबेटेबल है तो आई कांट रियली टिक एनी वन ऑफ दैट। जिन लोगों को एनोक्सिया नर्वोसा होता है, बेसिकली क्या होता है? ठीक है, तो देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये है आपका ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि आपको वेट गेन करने का फियर हो जाता है। ठीक है, आप बहुत कम खाना खाने लगते हो, एक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज आपके दिमाग में बनती है, इससे फूड इंटेक बहुत कम हो जाता है, एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द एमनियन कंटेन्स फ्लूइड। एमनियन क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो को, यानी कि भ्रूण को सराउंड करके रखती है। इसके अंदर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एम्ब्रियो को, यानी कि भ्रूण को शॉक से बचाता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, मूवमेंट उसका जो है वो क्या बोलते हैं, मैनेज करता है। तो ये सही है। अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो, तो भाई बिल्कुल सही है। अल्ट्रासाउंडिंग इमेजिंग जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि 14 से 16 वीक्स के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में वो डिटरमाइन कर सकता है, बट इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन है इलीगल। ठीक है, बट स्टेटमेंट तो सही है, 1 और 2। अब ग्लैंड और हॉर्मोन्स को भैया हमें मैच करना है, तो देखो भाई, ग्लैंड और हार्मोन आ जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज किससे रिलेटेड है? तो वो है रिलेटेड ग्लूकाजन से, यानी कि पेंसुलिन, वो सॉरी पेंसुलिन, पैंक्रियाट, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन सीक्रेट करता है, ग्लूकाजन सीक्रेट करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। पिट्यूटरी की बात करेंगे तो ये हो जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है,
टीएसएच रिलीज करते हैं। एड्रेनल्स की बात करेंगे तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो रहता है वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है आपका कॉर्टिसल, स्ट्रेस हार्मोन। और किडनीज जो है विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, जिनको बोला जाता है कैल्सीट्रियोल। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा आंसर। अब देखो भाई, ये हो चुकी है सीरीज खत्म। बायो वाली जो सीरीज है ये ऑफिशियली खत्म हो चुकी है पीवाईक्यूज की। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर साइंस जो है उसके बाद में लेंगे। तो देखो मित्रों, सीडीएस अब आपका तकरीबन 110 दिन दूर है, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सीडीएस 1 2026 के ऑनलाइन बैच और एज वेल एज ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा कंडक्ट होता है आईएमआईएस नोएडा में, ये आ जाता है सेक्टर 62। ठीक है, और ऑनलाइन बैच तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डीएम करना पड़ेगा उसके लिए। कहाँ पे? अच्छी जगह लिखता हूँ मैं, DM@8839961158। इस नंबर पर आप डीएम करेंगे तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों में इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर डिटेल्स जो है वो भेज दूंगा। आप लोगों से बस इतनी ही उम्मीद है कि भैया प्लीज लाइक दीज वीडियोस, शेयर दीज वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन द वीडियोस, क्योंकि चैनल पे इतनी रीच बिल्कुल भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत वाहियात वाहियात चैनल की रीच है, लेकिन ये ठीक ठाक चैनल है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यू शुड स्प्रेड इट भाई, बढ़ाओ इसको, फैलाओ। ठीक है, मदद करो। ठीक है, ओके देन, जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की।